द सेवा माइंड कंट्रोल मेथड। हम इस बुक की हिंदी ट्रांसलेटेड यानी हिंदी अनुवादित बुक पढ़ रहे हैं, मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक। आज हम इस बुक का 20वां अध्याय पढ़ेंगे। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। माइंड कंट्रोल से पहली कामयाबी मिलते ही आपकी स्वयं की खोज का एक नया सफ़र शुरू हो जाएगा। फिर आप अपने बारे में जो भी जानेंगे वह सब सकारात्मक ही होगा। आखिर में जब आप जो से कहे अनुसार सारे अभ्यास पूरे कर लेंगे तो आपके सामने आगे विकास करने के कई नए रास्ते खुल जाएंगे। आप दोस्तों, किताबों और दूसरे कोर्सेज की मदद से कुछ और तकनीकें भी सीख सकते हैं और अपने मानसिक स्तर को और भी आगे ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आप यह भी देखेंगे कि करिश्मे बार बार हो रहे हैं और फिर वे आपके लिए सामान्य सी चीज़ बन जाएंगे। आपके सामने खुलने वाले रहस्यों के प्रति आपके भीतर की बेताबी और जोश घटने लगेंगे, क्योंकि उसमें नयापन नहीं रहेगा। हो सकता है कि फिर आप दोबारा अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएं। यह भी हो सकता है कि कोई एक माइंड कंट्रोल तकनीक किसी दूसरी तकनीक की तुलना में आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है कि आप किसी एक तकनीक में ही विशेषज्ञ हो जाएं और वह आपके जीवन का अहम हिस्सा बन जाए। इसमें से कोई भी रास्ता आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता नहीं है। अगर आपने दूसरी तकनीकों की खोज शुरू की तो आपको ऐसी कई तकनीकें मिलेंगी जो आपके लिए कारगर होगी। यह भी हो सकता है कि आपने जिन तकनीकों की तलाश की हो उन्हें जोश पहले से ही तलाश कर चुके हों और अपने कोर्स में उसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अलग रख लिया हो। जो लोग नई नई तकनीकें खोजने का काम करने लगते हैं वे उनमें से कुछ में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अलग से समय भी निकाल लेते हैं। इस बारे में आगे कभी विस्तार से चर्चा होगी। अगर आपको लगे कि आपके उत्साह में कमी आ रही है और आप पहले की तरह माइंड कंट्रोल का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे अकेले इंसान नहीं हैं। यह न भूलें कि आपका अनुभव बेकार नहीं गया है। जो उसने पाया है कि जो इंसान एक बार माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण ले लेता है वह उसे कभी नहीं भूलता। इसे आसानी से याद किया जा सकता है और आपातकाल में लागू भी किया जा सकता है। अधिकतर माइंड कंट्रोल के विद्यार्थी अपने लिए किसी ऐसी तकनीक को चुनते हैं जो उनके लिए बेहद कारगर रही हो। वे उसी में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। वे उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतने ही बेहतर नतीजे उनके सामने आते हैं। माइंड कंट्रोल सावधानी से चुने गए उन मानसिक अभ्यासों और तकनीकों का समूह है जो एक दूसरे को बल देता है। कोई तरीका कारगर नहीं रहा यह सोचकर उसे उपेक्षित करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह आप संपूर्ण विकास की संभावनाओं को नकार देते हैं। ड्रीम कंट्रोल से मानसिक स्क्रीन की क्षमता को बल मिलता है। मानसिक स्क्रीन ड्रीम कंट्रोल को भरोसेमंद और जीवंत बनाती है। यह कोर्स और पुस्तक में दिए गए अध्याय तो बस एक छोटा सा हिस्सा भर है। संपूर्ण जानकारी तो इससे कहीं ज़्यादा है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि इसका अभ्यास करके इसे कारगर बनाने के बाद आप और क्या कर सकते हैं। सिर्फ माइंड कंट्रोल करना ही काफ़ी नहीं है। यह भी बहुत मायने रखता है कि इस नियंत्रण के कितने स्तर होने चाहिए और आगे आपका अनुभव क्या होगा। एक बार एक छात्र ने जोश से पूछा, किस बिंदु पर इंसान को ऐसा लगने लगता है कि उसने माइंड कंट्रोल से सब कुछ हासिल कर लिया है। जोश ने जवाब में कहा, जब आप अपनी समस्याओं को योजनाओं में बदलकर उनसे अपने मनचाहे नतीजे हासिल करने लगते हैं। फिर एक पल ठहर कर जोश ने आगे कहा, नहीं, यह बात इससे भी ज़्यादा गहरी है। जब आपको एहसास होता है कि हम कितनी असीम शक्तियों के साथ जन्मे थे, तब आप अपने अनुभवों में भी यह देख पाते हैं कि इन शक्तियों का सिर्फ रचनात्मक उपयोग ही हो सकता है। तब आपको एहसास होता है कि इस ग्रह पर हमारी उपस्थिति के पीछे एक उद्देश्य है जो हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है। मेरा अपना यह मानना है कि हम जिस उद्देश्य को पूरा करने इस संसार में आए हैं वह है अपना विकास करना, और यह हमारी निजी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को इस बात का अनुमान ही नहीं है। आप माइंड कंट्रोल का जितना अधिक अभ्यास करेंगे यह अनुमान उतना ही सटीक होता जाएगा और एक दिन ठोस हकीकत में बदल जाएगा। मन की ताकत पर विश्वास। यह उसी अनुभव की गहराई है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर आपको एक ठोस हकीकत मिलती है और हर चीज़ के पीछे उसका एक सौम्य उद्देश्य होता है। माइंड कंट्रोल में यह सब बरसों से गहरे ध्यान के बाद मिलने वाली रहस्यमयी झलक के रूप में सामने नहीं आता, बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन को अधिक प्रभावशाली ढंग से
जीने के रूप में सामने आता है। इसमें रोज़मर्रा के जीवन के साथ साथ नियति द्वारा आकार दी जाने वाली घटनाएं भी शामिल हैं। आइए एक छोटी सी घटना के बारे में चर्चा करते हैं। यह घटना कुछ ऐसी है जिसका अनुभव किसी भी नए माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट को हो सकता है। हम देखेंगे कि उसके जीवन में यह किस तरह एक ठोस हकीकत की ओर एक कदम होगा। हाल ही में माइंड कंट्रोल के एक नए ग्रेजुएट ने छुट्टी से घर लौटने पर सबसे पहले अपने कैमरे से रोल निकाला और फिर सामान में एक अन्य रोल तलाशने लगा जिसे वह पहले ही इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन वह रोल उसे नहीं मिला। उसके लिए यह कोई बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन वह इससे खींच ज़रूर गया था क्योंकि गुम हुए रोल में उसकी छुट्टी से पहले सप्ताह की तस्वीरें थी। वह अपने लेवल पर गया और उन क्षणों को याद करने लगा जब उसने कैमरे में वह रोल डाला था। उसे अपनी मन की काल्पनिक स्क्रीन पर वह मेज़ दिखाई दी जहाँ पर उसने वह पहला रोल रखा था। हालांकि उसे दूसरा रोल नहीं दिख रहा था। वह उसी रोल पर बना रहा और एक एक तस्वीरें देने के दृश्य को अपने मन में दोहराता रहा, पर फिर भी कैमरे में रोल भरने वाला कोई सीन उसके सामने नहीं आया। बस मेज़ वाला दृश्य बार बार सामने आता रहा। उसे लगा कि उसके मन की काल्पनिक स्क्रीन का उपाय कारगर साबित नहीं हुआ, इसलिए वह अपना पहला रोल साथ लेकर ही उसे धुलवाने के लिए स्टूडियो चला गया। जब तस्वीरें धुलकर आई तो देखा कि उसमें तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की सारी तस्वीरें मौजूद थी। इसका अर्थ दूसरा कोई रोल उसने कैमरे में डाला ही नहीं था। घटना चाहे छोटी थी, पर इससे उस ग्रेजुएट को कोर्स पूरा होने के बाद अपने मन की ताकत पर और भरोसा हो गया। ऐसे ही कुछ और घटनाएं उसके जीवन में आएंगी। इन घटनाओं में वह स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी मदद करेगा। स्वयं के बारे में और आसपास की दुनिया के बारे में उसका नज़रिया बदलेगा। उसका जीवन भी बदलेगा क्योंकि वह उस ठोस हकीकत के आधार पर खड़ा होगा। मानसिक स्क्रीन तकनीक का उपयोग। हो सकता है कि इस सिलसिले के दौरान उसे ऐसा भी कुछ मिले जैसे एक माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट लंबे समय से इस कोर्स से जुड़ा था। उसकी बेटी को घर की 2 पालतू बिल्लियों से एलर्जी थी। वह जब भी उनके साथ खेलती तो उसे छींकें आने लगती और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते। उस ग्रेजुएट ने पूरे 1 सप्ताह तक अपने ध्यान के दौरान बच्ची की परेशानी को अपनी मानसिक स्क्रीन पर लाकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उसने समाधान की कल्पना करते हुए देखा कि उसकी बेटी बिल्लियों के साथ बड़े आराम से खेल रही है और उसे कोई परेशानी नहीं हो रही। फिर एक दिन उसे वास्तव ऐसा दृश्य देखने का अवसर मिला। अब उसकी बेटी को बिल्लियों से किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं हुई। इन दोनों ही मामलों में केवल मानसिक स्क्रीन की तकनीक को ही शामिल नहीं किया गया। दोनों ही घटनाओं में यह तकनीक समस्या को सुलझाने में सफल रही। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर यह तकनीक इतनी सफल है तो फिर हमें दूसरी तकनीकों पर काम करने की क्या ज़रूरत है। अब पहली घटना को समझते हैं। पहली घटना में उस ग्रेजुएट ने समस्या को हल करने के लिए मानसिक स्क्रीन के उपयोग के अलावा अन्य कुछ भी न सीखा होता, तब भी संभव है कि उसे वही नतीजे मिलते। वह मान लेता है कि उसमें तो बस एक भूली हुई बात को फिर से याद कर लिया है, जिसमें किसी महान प्रज्ञा की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वास्तव में हकीकत इससे परे है। जबकि दूसरी घटना में माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण के कई पहलू शामिल हैं, जैसे अपने लेवल तक जाना, मानसिक चित्रण करना, टेलीपैथी से आरोग्य देने के लिए दृश्य को मन में उतारना, सपनों पर नियंत्रण करना और केस पर काम करना वगैरह। ये सारे पहलू इसलिए ज़रूरी थे ताकि इंसान अपनी विश्वास की पूरी संभावनाओं को तलाश करके अपनी इच्छा पूरी कर सके। मानसिक स्क्रीन तकनीक से अपनी जान बचाई। अगर आप अच्छी तरह अभ्यास करते हैं तो आपका मन शॉर्टकट लेने लगता है। फिर यह अहम मामलों में छोटे छोटे संकेतों को भी पकड़ लेता है और आपकी खोजे बिना ही उन्हें आपके सामने लाकर रख देता है। एक माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट का जीवन खतरे में था और उसे इसी तरह बचाया गया। एक दिन वह काम पर जाने से पहले ध्यान कर रही थी। वह अपनी मानसिक स्क्रीन पर ऑफिस की कोई समस्या सुलझाना चाह रही थी। अचानक मन के पर्दे पर काले रंग का एक बड़ा सा एक्स का निशान उभर आया। इसने उसके ऑफिस से जुड़े सारे दृश्यों को छिपा दिया। उसने इस संकेत को समझा और उस दिन काम पर नहीं गई। इसके बाद उसे पता चला कि अगर वह ऑफिस गई होती तो उसे भी उस दिन लूटपाट की एक घटना का शिकार होना पड़ता।
दरअसल उस दिन उसके ऑफिस में कुछ लुटेरे घुस आए थे। उन्होंने न सिर्फ वहाँ लूटपाट की बल्कि ऑफिस के कई कर्मचारियों को मारपीट करके घायल भी कर दिया। इस तरह की सूचना आपको ड्रीम की तकनीक से मिल सकती है। चूंकि वह ग्रेजुएट उस दिन मानसिक स्क्रीन का प्रयोग कर रही थी, इसलिए उसने वह सब पहले ही देख लिया, वरना न जाने उसके साथ क्या अनहोनी हो जाती। जख्म पर नियंत्रण पाने का उदाहरण। आगे एक और मामला दिया जा रहा है जिसमें माइंड कंट्रोल के एक ग्रेजुएट के मन को इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि अल्फा अवस्था में जाने का समय लिए बिना ही वह एक आपातकालीन परिस्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। आगे दिए गए सत्र में वर्णित घटनाओं में से कई घटना ऐसी है जिनकी पुष्टि 9 अलग अलग गवाहों ने की है। बुधवार को मैं बहुत सारे बैग लादे खरीदारी करके वापस आया। मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला और फिर भीतर का दरवाज़ा खोलने के लिए मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया। तभी अचानक वह दरवाज़ा झटके से वापस आकर मेरी बाजू पर टकराया। वह इतनी ज़ोर से टकराया कि दरवाजे का नुकीला हैंडल मेरी कोहनी के निचले हिस्से में घुस गया। मैंने सारे बैग वहीं पटके और किसी तरह उस हैंडल को अपने बाजू से बाहर निकाला। अब मुझे अपने हाथ में एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उसमें लगातार खून निकल रहा था। मेरे पास बेसुध होने का समय नहीं था। मैंने उसी समय खून को रोकने पर ध्यान लगाया। जब वाकई ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। जब मैं अपने घाव को धोकर सुखा रहा था तो दर्द की एक भयंकर लहर उठी। मैं वहीं बैठकर अपने लेवल में आ गया और यह पता लगाने की कोशिश करने लगा कि क्या इस तरह मुझे माइंड कंट्रोल मीटिंग में मेजर थॉम्पसन का व्याख्यान सुनने के लिए बॉस्टन जाना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे हाथ को तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी बॉस्टन जाने की इच्छा बहुत तीव्र थी। मैंने माइंड कंट्रोल कोर्स में सीखा था कि शरीर पर हुए जख्म की तकलीफ पर नियंत्रण कैसे पाना है। इसलिए मैंने सोचा कि इस समय मुझे दर्द को वश में करने वाली तकनीक का उपयोग करना ही होगा। मैं बॉस्टन जाने के रास्ते में भी इसी दिशा में काम करता रहा। आखिरकार मैं मेजर थॉम्पसन का व्याख्यान सुनने के लिए बॉस्टन पहुंच गया, लेकिन वहां पर लेक्चर के दौरान दर्द इतना बढ़ गया कि अपने लेवल में होने के बावजूद मेरे हाथ की उंगलियां सुन्न पड़ गई। मैं शर्मिंदा था कि मैं लेक्चर को अच्छी तरह नहीं सुन सका। हालांकि इसके बावजूद अगले दिन मैं उस लेक्चर के लिए एक एक शब्द को दोहरा पा रहा था। इस दर्द में भी मैं मन ही मन लोगों को मदद के लिए बुलाता रहा। शायद मार्था ने मेरी पुकार सुन ली। जब लेक्चर के बाद लोग कॉफ़ी टेबल की ओर जा रहे थे, वह मेरे पास आई और मुझसे अपनी चोट दिखाने को कहा। जब मैंने पट्टी हटाई तो घाव उसके सामने था। जब मैंने हैंडल निकाला था तो शायद मांस का एक टुकड़ा भी उसके साथ ही निकल गया था, इसलिए उस जगह की सारी चमड़ी हल्के बैगनी और काले रंग की हो गई थी। वह तुरंत आसपास कोई अस्पताल ढूंढने लगी, लेकिन मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह किसी और से मदद लेने निकली और अपने साथ माइंड कंट्रोल के ही एक ग्रेजुएट डेनिस स्टोरिन को लेकर आई। मैं चाहता था कि डेनिस उस जख्म पर काम करे। हम तीनों भी एक कोने में चले गए और जख्म पर हाथ रखकर डेनिस अपनी लेवल पे चला गया। जब वह मेरे घाव पे काम करने लगा तो दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे भी अपने लेवल पर आना पड़ा। जब वह मेरी बांह के टूटे हुए ऊतकों को एक दूसरे से बुनाई करते हुए जोड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसकी उंगलियां दर्द को बाहर खींच रही थी। उस समय दर्द इतना तीव्र था कि मेरी चीख निकलने वाली थी, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान एकाग्र किया कि मेरा दर्द घटता जाए, मैं डेनिस के साथ साथ खुद को भी सहयोग करूं। ऐसी मैंने बीटा अवस्था में जाके कल्पना की। डेनिस को रोकने की और तुरंत एक्सीडेंट रूम में जाने की मेरे मन में तीव्र इच्छा उठ रही थी, लेकिन मैं फिर भी वह तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी तकनीक कारगर हो जाए। कई घंटों के बाद ऐसा लगने लगा कि दर्द घट गया है। पहले 10% दर्द घटा, फिर 15%। बाद में जब डेनिस ने मुझसे मेरा हाल पूछा तब तक 1/4 दर्द कम हो चुका था। हमने अभ्यास जारी रखा। जल्द ही भीतर उतक भर गए। इसके बाद जब बाहरी परतों में सुधार होने लगा तब दर्द असहनीय हो गया। आरोग्य पर पूरा ध्यान लगाने के बावजूद मैं आसपास के लोगों को महसूस कर पा रहा था। जब मुझे किसी की मदद की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी तभी मैंने गौर किया कि कोई मेरे पीछे खड़े होकर
मेरे दर्द को अपनी ओर खींच रहा है। मैंने स्वयं को कृतज्ञ महसूस किया। इसके बाद दर्द की अगली लहर उठी और मुझे अपने ध्यान को और गहराई से एकाग्र होना पड़ा। इसके बाद हमने घाव के सबसे गहरे स्तर पर काम शुरू किया। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे आसपास कुछ लोगों ने मिलकर घेरा किया है। मैं महसूस कर रहा था कि मेरे भीतर से ऊर्जा का स्रोत फूट रहा था, मानो मैं कुर्सी से ऊपर उठने वाला हूँ। डेनिस भी इस ऊर्जा को महसूस कर रहा था। दूसरों की मदद के चलते मेरा उपचार तेजी से होने लगा। घेरे में खड़े कुछ लोगों ने मुझे बाद में बताया कि वे देख सकते थे कि किस तरह घाव भर रहा है, सूजन घट रही है और चमड़ी का रंग फिर से सामान्य हल्के गुलाबी रंग में बदल रहा है। इसके बाद त्वचा की बाहरी 2 परतें भी इसी तरह जुड़ गई, मानो किसी पहले के अलग हुए हिस्सों को झट से जोड़ दिया गया हो। जब हम मेरे कार के पास वापस आए तो मेरे दोस्तों ने कहा कि वे मुझे घर छोड़कर आना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कार चलाने से मेरा घाव दोबारा खुल जाए, पर मैंने मना कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब मैं सुरक्षित था। फिर मैं कार चलाकर वापस आया और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। अगली सुबह मैं उठा तो बिल्कुल ठीक था। मुझे अपनी बाह में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं किसी लड़ाई में जूझकर वापस आया हूँ। मैंने कभी किसी के हाथों मार नहीं खाई, पर फिर भी मेरा अंदाज़ा था कि पीटने के बाद शरीर में कुछ ऐसा ही महसूस होता होगा। मैं उठ बैठा और देखा मेरे आगे इतनी सुंदर दुनिया है। ऐसा लगा मानो मेरा नया जन्म हुआ हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप मन की संभावनाओं की तलाश में रहें तो आप अनेक अनमोल खजाने पा सकते हैं। माइंड कंट्रोल के शोध निर्देशक डॉक्टर जे विल्फ्रेड हाना का कहना है, हर माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट अपने ही शोध का निर्देशक हो जाता है। उनका कहना है कि इस शोध में उन्हें महंगी प्रयोगशालाओं और संवेदनाशील उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। शोध का सबसे आधुनिक साधन यानी हमारा मन हमेशा हमारे पास ही होता है और दिन के 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। यह अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य है। इस प्रकार हम सभी अपने अपने शोध के निर्देशक हैं। एक और फायदे की बात यह भी है कि आधुनिक विज्ञान के इतिहास में पहली बार साइकिक शोध को सम्मान दिया जाने लगा है। पहले इस क्षेत्र में जो भी गहराई से खोज का कार्य करता उसे गैर जिम्मेदार और मूर्ख कहा जाता। इस पुस्तक के लेखक जोस को भी उनके आरंभिक दिनों में धिक्कारा गया, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना कम होती जा रही है। हालांकि यह खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अब तो डॉक्टर्स भी अपने अन्य अभ्यासों के साथ साथ माइंड कंट्रोल में प्रशिक्षित होने लगे हैं। औद्योगिक जगत के विज्ञानी ड्रीम कंट्रोल के माध्यम से नए उत्पादनों को सामने ला रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इस किताब में अपना नाम प्रकाशित करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यह बात उनके दोस्तों को पता चली तो उन्हें मूर्ख समझा जाएगा, पर वे इसकी ताकत से इनकार नहीं करते। हालांकि अब ऐसा बहुत ही कम होता है। सैकड़ों हजारों माइंड कंट्रोल के ग्रेजुएट्स बड़े ही गर्व से अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं। कई प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल साइकिक आरोग्य और मन व शरीर के संपर्क से जुड़े विषयों पर वैज्ञानिक और शोधपरक आलेख भी प्रस्तुत करते रहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े अनेक लोगों ने सार्वजनिक तौर पर माइंड कंट्रोल से जुड़े अनुभवों का हवाला दिया है, जिसमें शिकागो व्हाइट सॉक्स एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के सदस्य कैरोल लॉरेस, मार्गिट पियाजा, लैरी ब्लाइंडन, स्लेस होम, लॉरिटा स्वीट, एलेक्सी स्मिथ तथा विकी कार जैसे कई लोग शामिल हैं। हम यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? इसका जवाब है कि आप आत्मा अन्वेषण यानी स्वयं की खोज में नए पथ पर अग्रसर होंगे। हर नई तलाश के साथ आप उस अंतिम खोज के उद्देश्य के निकट होंगे, जिसके बारे में विलियम ब्लैक ने लिखा है। रेत के एक कण में संसार देखने को, एक जंगली फूल में स्वर्ग ढूंढने को, थाम लो अनंत को अपनी हथेली में और शाश्वतता को समय के एक छोटे दायरे में। To see a word in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.